स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केसव फिजिक्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहा था एनसीईआरटी कोर्स का 12th क्लास का। सो डियर स्टूडेंट्स, जिसका नेक्स्ट टॉपिक था स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा वह होती है जो किसी निकाय को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वह कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, स्थिर वैद्युत क्षेत्र मैंने बताया था एक संरक्षित क्षेत्र होता है। क्या होता है? एक संरक्षित क्षेत्र होता है क्योंकि वो पथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसी कारण से उससे एक ऊर्जा संबद्ध हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र हमारा एक संरक्षित क्षेत्र था, वो पथ पर डिपेंड नहीं करता था कि इधर से जा रहा है कि इधर से। तो जिसके कारण एक ऊर्जा क्या होती है, वो संबद्ध हो जाती थी जिसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। या इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि आवेशों की किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर उस निकाय की रचना करने में करते हैं। क्या करते हैं कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा वह होती है जो उस कार्य के बराबर होती है जो आवेशों को अनंत से किसी बिंदु पर, किसी पॉइंट पर लाने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य के बराबर होती है। लाने पर उस कार्य किया जाता है जहां पर एक सिस्टम बन के रेडी हो जाता है, उसे हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब आता है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा दो निकायों की या दो आवेशों के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ साथ ही जो मैं डेरिवेशन कराता हूँ डेरिवेशनों को साथ ही करते जाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या आता है कि दो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। दो निकायों की हम मानते हैं कि मतलब कोई आवेश है दो, जो ए और बी पॉइंट पर कहाँ रखें? ए और बी पॉइंट पर रखे हैं। Q1 Q2 चार्ज हैं जो ए और बी पॉइंट पर रखे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये एक निकाय बन के तैयार होता है दो आवेशों का, जिसकी डिस्टेंस r है। इन दोनों निकायों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो r होगी, r है। तो हमें इस सिस्टम के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, मतलब दो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। हम जानते हैं या मैं आपको बता रहा हूं कि किसी एक आवेश के लिए स्थितिज ऊर्जा ज्ञात नहीं की जा सकती। किसी एक आवेश के लिए ये डिफाइंड ही नहीं है। इट इज नॉट डिफाइंड सिंगल चार्ज। It is not defined single charge। ये सिंगल चार्ज के लिए डिफाइंड ही नहीं है, अर्थात ये सिंगल अकेले चार्ज के लिए इसकी स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है। हम इसी कारण से हम किसी सिस्टम या दो से अधिक आवेशों के लिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें दो चार्जों के लिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करनी है, जिसे हम U से डिनोट करते हैं।
किससे डिनोट करते हैं? यू से डिनोट करते हैं, जिसका साइन फिजिक्स में यू से बताया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, मान के चलते हैं कि आपको पता है कि डिफरेंस होता है यू एफ माइनस यू आई, जो वर्क डन के बराबर होता है। तो हमें ये ज्ञात करना है, हमें पता है, हम इसे फाइनल मान के चलते हैं। फाइनल कंडीशन ये है, इनिशियल हम अनंत पर मान के चलते हैं, अनंत पर। ये हमें पता है कि पहले चार्ज जो है Q1 आवेश के कारण वर्क, मैंने बताया था स्थिर ऊर्जा क्या होती है, वह स्थिर ऊर्जा वह होती है जब आवेश को वह उस कार्य के बराबर हो जाती है जब आवेश को अनंत से किसी पॉइंट पर लाया जाता है। तो हम पहले इनके लिए वर्क निकालेंगे। तो Q1 आवेश के Q1 आवेश अर्थात बिंदु B पर, Q1 आवेश के कारण बिंदु A पर कार्य, बिंदु A पर कार्य क्या है? डियर स्टूडेंट्स, मान के चलो ये जो Q1 और Q2 जो आवेश है, मतलब Q1 आवेश है जो अनंत पर रखा हुआ मानते हैं, Q1 और Q2 आवेश को किस पर रखा हुआ मानते हैं? अनंत पर। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे कोई नहीं समझाएगा, इसलिए आप मेरे व्हाइट बोर्ड पर नोटिस कीजिए और अच्छे तरीके से पढ़िए। अब हम Q1 और Q2 आवेश को अनंत पर रखा हुआ मानते हैं। यदि हम Q1 आवेश को बिंदु A तक लाएं तो क्या होता है कि इसकी जो कार्य करना पड़ेगा, न्यूटन ने बताया था कि यदि कोई, आपने जड़त्व का नियम भी पढ़ा होगा, बताया था कि यदि कोई वस्तु या आवेश है, यदि वो स्थिर है तो स्थिर रहेगा, अगर वो गतिशील है तो गति करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य कार्य न करे। तो इसे जो कार्य यहाँ तक इसे लाने में जो कार्य होगा वो शून्य होगा। क्या होगा? शून्य। शून्य क्यों होगा? मान के चलो हम इस चार्ज को यहां लेके आए पॉइंट ए पर, तो ये स्थिर है अभी, जब तक इस पर बाह्य बल न लगाया जाए तब तक ये गति नहीं करेगा। तो हमने थोड़ा सा ही बस इसे कुछ धक्का दे दिया, थोड़ा सा ही इसे ऐसे कर दिया, तो ये जो चार्ज है यहाँ से थोड़ा सा ही फिर गति करने लगेगा। गति करते करते कहीं भी रुक सकता है, जब तक ये जहां तक जाएगा जब तक हम इसे रोकेंगे नहीं। तो ये जैसे ही थोड़ा सा ही धक्का देने से ये गति हो जाएगा, गति करने लगेगा। गति करने के बाद ये ऐसे चलता रहेगा, फिर हम इसे पॉइंट पी पर ऐसे रोक देंगे। मतलब थोड़ा सा ही तो कार्य करना पड़ा और उस कार्य को हम नगण्य मान सकते हैं, थोड़ा सा ही कार्य को हम शून्य मानते हैं। तो Q1 आवेश के कारण बिंदु ए पर जो कार्य है वो शून्य होगा। अब पॉइंट बी की बात करते हैं। ए पर तो शून्य हो गया, अब पॉइंट बी पर, बिंदु बी पर आवेश, बिंदु बी पर कार्य की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बिंदु बी पर कार्य की बात करते हैं। मतलब आवेश Q2 के कारण कार्य निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके निकालने के दो तरीके हैं कि या तो यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो x मान के और वर्क डन निकाल के उसका इंटीग्रेशन करके, जो मैंने बताया था, जैसे वर्क डन क्या, फोर्स क्या लगेगा, F एक्सटर्नल वेक्टर डॉट dr या dx वेक्टर, इस प्रकार से हम इसकी कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो ये चैप्टर पढ़ा है, किस लिए पढ़ा है? इसीलिए तो पढ़ा है। तो हम इसका जो वैद्युत विभव के रूप में वो फॉर्मूला पढ़ा था, उस प्रकार से हम कार्य की गणना कर सकते हैं। जैसे VA माइनस VB अपॉन
इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट, ये जो हमने पढ़ा था इस फॉर्मूले से भी हम वर्क डन निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा कि पहले हम जब Q2 यहाँ पर नहीं है बिंदु B पर, हमें पता है पहले अभी Q2 को लेके तो नहीं आए, तो बिंदु B अभी ऐसे ही मान के चलते हैं, यहाँ पर Q आवेश ना रखा होता हो, तो इस बिंदु B पर एक Q1 आवेश के कारण विभव लगेगा V इक्वल टू, विभव हमें पता क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R। ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया। हम जो हमारा W इक्वल टू 0 आया था उसे इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, और इसका जो विभव निकल के आया ये आया। अब हम मान के चलते हैं कि पॉइंट B पर यदि हम आवेश Q2 को लेके आए, किसे लेके आए, अनंत से आवेश Q2 को लेके आए, तो Q2 आवेश के कारण हमें क्या निकालना है, वर्क, कार्य निकालना है। तो क्या करते हैं कि Q2 आवेश के कारण वर्क निकालना है, तो Q1 Q2 हमने बता लिया था। अब क्या होता है कि ऐसे नहीं है कि इस पर कार्य न करना पड़े, हमें Q2 पर तो कार्य करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा इसका, क्योंकि अब पहले तो यहाँ कोई चार्ज ही नहीं था, तो हमने थोड़ा सा इसे धक्का दिया Q1 को, तो थोड़ा सा ही धक्का देने से ये यहाँ आ गया और इसे हमने रोक दिया, तो इसमें कोई नगण्य कार्य करना पड़ा, तो उसे हमने 0 मान लिया। यदि हम Q2 को लेके आए तो Q1 के कारण ये क्या होगा, रिपल, प्रतिकर्षित होगा। सिग्नल क्या होगा, रिपल्सिव, जिसके कारण ये रिपल्सिव होगा, तो इसे यहां तक लाने में कठिनाई आएगी। जब कठिनाई आएगी तो Q2 को कैसे कर लो, Q2 को, तो Q1 इसे रिपेल करेगा, तो हमें इस पर कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिपल करेगा तो उधर ही भागेगा, तो इसलिए हम धीरे धीरे करके इसे बिंदु B पर लाते हैं। जब बिंदु B पर लाते हैं तो कार्य क्या होता है, W इक्वल टू Q2 V माइनस की V अनंत। तो अनंत क्यों आएगा, कि हम अनंत से तो लेके आ रहे हैं, तो वर्क डन मैंने आपको बताया था कि V माइनस की या VA माइनस की VB इक्वल टू WAB अपॉन Q0 होता है। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, जहाँ यदि विभव निकालें किसी पॉइंट पर को अनंत लेते हैं तो इसे ले लेते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, W इक्वल टू Q2 V माइनस की V अनंत हो गया। V अनंत क्या होता है, अनंत पर वैद्युत विभव शून्य होता है, वो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। तो W इक्वल टू Q2 V हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Q2 V। हमने V फाइंड कर लिया है ये, तो V की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, W इक्वल टू Q2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R। W इक्वल टू Q1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ये हमारा वर्क डन निकल के आ गया। मैंने क्या कहा था कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, किसी निकाय को यदि अनंत से किसी पॉइंट पर लेके आते हैं, उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है वह कार्य ही हमारा स्थितिज ऊर्जा होती है, जिसके कारण एक निकाय बनता है।
तो W इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R हो गया। ये वर्क ही क्या होगा, हमारी स्थितिज ऊर्जा होगी। क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा। तो U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। तो डियर स्टूडेंट्स, दो आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ये होती है। हमें पता है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, जिसके कारण हमें जो चार्ज लेने हैं न्यूमेरिकल या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये हमें चार्ज चिन्ह सहित लेने होते हैं। जिस प्रकार से पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो मैंने पढ़ाया था वो भी एक कैसी राशि थी, स्केलर राशि थी, जिसके कारण उसमें भी जो चार्ज थे वो चिन्ह सहित लिए जाते थे। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, जिसके कारण हम इसको क्या लेते हैं, आवेश को हम चिन्ह सहित लेते हैं। तो क्या करते हैं, अब ये हमारा दो आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकल के आई है। अब आती है तीन आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको फिजिक्स में 95% प्लस मार्क्स चाहिए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर अच्छे तरीके से आपको सभी डेफिनेशंस पढ़ाई जाएंगी और सभी तरीके से क्वेश्चन वगैरह, न्यूमेरिकल्स वगैरह सभी दिए जाएंगे। तीन आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। हम तीन आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए एक डायग्राम तैयार करते हैं। A, B, C। यहाँ पर आवेश रखे Q1 Q2 Q3। Q1 Q2 Q3, इनकी मध्य दूरी R12 R23 R13 या 31 कर लो, ये डिस्टेंस हो जाएंगे इनके मध्य। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें तीन आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो बिंदु A पर कार्य या Q1 आवेश के कारण कार्य, Q1 आवेश के कारण कार्य। डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने इससे पहले डेरिवेशन कराया था उसमें क्या करना था हमको कि जो टोटल वर्क था वो टोटल वर्क निकालना था। क्या था टोटल वर्क? W1 प्लस W2। Q1 आवेश के कारण कार्य और Q2 आवेश के कारण कार्य था। तो उसमें ये जोड़ देना था हमको। तो जोड़ने के बाद W इक्वल टू 0 प्लस के वो फॉर्मूला लेकर के आया था 1/4πf। यहाँ से बताते हैं, हमें जो कार्य था वो जोड़ देना था W1 प्लस W2। तो W इक्वल टू W1 तो 0 आया था, इसकी वैल्यू 1/4πε0 आई थी, और W2 Q1 Q2 अपॉन R आया था। तो इस प्रकार से हमारा ये फॉर्मूला निकल के आया था। वो भी मैंने उसमें बस ये किया है कि ये ऐड नहीं किया है, ये एक लाइन और बढ़ा लेना, आप इसे ऐड करके उसे दर्शा देना बस। अब डियर स्टूडेंट्स, अब आता है तीन आवेशों के कारण, तीन आवेशों के एक निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो हम पहले वर्क निकालते हैं, जो वर्क होगा वही हमारी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, Q1 आवेश के कारण जो कार्य होगा वो क्या होगा? W1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले हम A पॉइंट पर, यहाँ पर कोई आवेश नहीं है। पहले ये तीनों आवेश कहाँ हैं? इन्फिनिटी पर हैं, अनंत पर हैं। तो हमें Q1 आवेश को लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, नगण्य कार्य करना पड़ेगा, जिसे हम 0 मान सकते हैं। तो W1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम Q2 पॉइंट B की बात करें तो B पर मतलब अभी भी यहाँ रखा नहीं है,
तो Q1 आवेश के कारण Q1 आवेश के कारण V पर विभव क्या होगा? V इक्वल टू, या V2 लिखो इसे, विभव क्या होगा? विभव मैंने आपको पढ़ाई दिया था। Q1 के कारण हम बिंदु B पर वैद्युत विभव निकालेंगे, या V इसे VB लिख लो या V1 से डिनोट कर लो, कुछ भी डिनोट कर लो आपके अकॉर्डिंग, आप किससे डिनोट करना चाहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12, जिसकी डिस्टेंस R12 दी गई है। तो ये V1 के कारण, या अर्थात Q1 के कारण बिंदु B पर विभव हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं कि अब Q2 को यहाँ तक लाते हैं। Q2 को लाएंगे तो ये रिपल्स करेगा, जिसके कारण हमें कार्य करना पड़ेगा। जब हमें कार्य करना पड़ेगा तो हम इस पर बिंदु B पर कार्य निकालेंगे। तो बिंदु B पर कार्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कार्य? W इक्वल टू, अब हम आवेश Q2 के कारण B पर विभव निकाल रहे हैं, तो V1 माइनस के इसे V अनंत रखेंगे, क्योंकि हम कहां से लेके आ रहे हैं? इनफिनिटी से। तो डियर स्टूडेंट्स, W2 इसे W1 ये हो गया, W2 ये हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि W2 के कारण हम विभव निकालते हैं, तो बिंदु B पर विभव निकालते हैं Q1 के कारण, तो कार्य निकाल, अब हम B पर कार्य निकालते हैं, तो W2 इक्वल टू Q2 V1, यहाँ से वैल्यू रख देंगे V1 की, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 ये है अपॉन R12। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा क्या निकल के आ गया? W2 निकल के आ गया। अब हम निकालते हैं W3 की गणना करते हैं। किसकी गणना करते हैं? W3 की। अब हम यदि हम W3 की गणना करें, यदि हम आवेश Q3 को अनंत से लेके आए, कहां से लेके आए? अनंत से लेके आए, इसे हम समीकरण 1 दे देते हैं, समीकरण, और इसे समीकरण 2 दे देते हैं। यदि हम Q3 को अनंत से लेके आए, कहां से लेके आए? अनंत से लेके आए, अनंत से लेके आते हैं, तो इस पर जो कार्य करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जो Q1 Q2 आवेश हैं वे इसे प्रतिकर्षित करने पड़ेंगे, जिसे हमें थोड़ा हल्का सा धक्का देने पर इसे हम वो नहीं कर सकते हैं, तो हमें इसे लेके आना पड़ेगा, इस पर कार्य करना पड़ेगा, धीरे धीरे से पॉइंट C पर लेके आना पड़ेगा। तो अब हम C पर कार्य निकालेंगे, क्या निकालेंगे? C पर कार्य निकालेंगे। तो हम C पर जो कार्य निकालेंगे, पहले इसके लिए हम वैद्युत विभव निकालेंगे, वैद्युत विभव V2 निकालेंगे। वैद्युत विभव क्या होगा? इसके कारण जो वैद्युत आवेश Q1 के कारण Q2 पर जो वैद्युत विभव लगेगा वो, और Q2 के कारण Q3 पर जो वैद्युत विभव लगेगा वो, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। क्या जुड़ जाएंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। अभी हम Q3 को यहाँ रखा हुआ नहीं मानते हैं, अभी हम इसे अनंत पर ही मानते हैं। तो क्या करते हैं कि पहले इसके कारण इस पर विभव लगेगा, तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12। फिर Q2 के कारण पॉइंट C पर लगेगा, वो क्या हो जाएगा? इसे ऐड कर देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R23। ये वैद्युत विभव हो गया। अब निकालते हैं हम वर्क बिंदु C पर, बिंदु C पर वर्क निकालेंगे। किया गया कार्य क्या होता है?
अब हम बिंदु सी पर कार्य निकालेंगे। तो बिंदु सी पर कार्य Q3 के कारण अब हम Q3 को लेके आते हैं इस पर, तो वर्क क्या हो जाएगा, W3 हो जाएगा। W3 हो जाएगा तो Q3 V2 माइनस इंफिनिटी, V इंफिनिटी, क्योंकि हम अनंत से लेके आ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर V अनंत पर वैसे तो विभव शून्य होता है, ये भी शून्य होता है, हो जाएगा V अनंत इक्वल टू 0। तो यहाँ W3 इक्वल टू Q3 V2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q3 V2 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं अब, W3 इक्वल टू Q3 इंटू V2 क्या है, 1/4πε0 Q1/R12 प्लस 1/4πε0 Q2/R23 ये हमारा यहाँ से वर्गजन निकालेंगे। तो W3 आ जाएगा, W3 इक्वल टू Q3 टू V2 माइनस V अनंत होता है। Q3 V2 हमने निकाल ही लिया था। डियर स्टूडेंट्स यहाँ जो डिस्टेंस थी वो R31 थी, तो जो निकाले थे Q1 के कारण Q3 पर, तो ये R31 थी, R31 आएगा। यहाँ क्या आएगा, R31 आएगा। तो यहाँ R31 आ जाएगा, क्योंकि हमने पॉइंट सी की बात की थी ना कि V की, तो सी की बात करने के लिए R31 आएगा। Q1 आवेश के कारण Q3 पर, तो R31 था, तो गलती से मुझसे R12 लिख गया। क्या लिख गया था, R12। तो डियर स्टूडेंट्स Q1 और Q2 आवेश, अब हम W3 निकाल लिया, तो इसे W3 इक्वल टू Q3 को अंदर ले जाएंगे, 1/4πε0 Q3/R31 प्लस 1/4πε0 Q3/R23। ये हमारा W3 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स अब टोटल वर्क क्या होगा, इन सब वर्कों को ऐड कर देंगे तो टोटल वर्क निकल आएगा। तो टोटल वर्क इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3, W इक्वल टू हो जाएगा। तो पहला 0 था, प्लस दूसरा क्या था 1/4πε0 Q1 Q2/R12, तीसरा ये निकल के आया है प्लस 1/4πε0 Q1 Q3/R31 प्लस 1/4πε0 Q2 Q3/R23। ये हमारा टोटल वर्क निकल के आ गया। और मैंने आपको बताया था जो वर्क होता है वही स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है, वही स्थितिज ऊर्जा होती है। तो W इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2/R12, इसे पहले लिख लो, प्लस 1/4πε0 Q2 Q3/R23 प्लस, अब इसे लिख लो 1/4πε0 Q1 Q3/R31। डियर स्टूडेंट्स ये आपका टोटल वर्क निकल के
आ गया। क्या निकल के आ गया? टोटल वर्क। तो डियर स्टूडेंट, आपका तीन निकायों के कारण, तीन आवेशित निकायों के कारण, तीन आवेशों के निकाय के कारण हमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यह, और हमने ये वर्क निकाला है, ये वर्क की हमारी क्या हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा। U इक्वल टू W इक्वल टू U। ये वर्क की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, तो हम W के गए U लिख रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी स्थितिज ऊर्जा फाइंड को मैंने आपको बताया था कि स्थितिज ऊर्जा एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी होने के कारण आवेशों के मान जो होंगे वो चिन्ह सहित रखे जाएंगे। यदि आवेशों के मान माइनस के हैं तो उनमें माइनस ऐड कर दिया जाएगा। तो हमें इस प्रकार से यदि किसी आवेशों के, तीन आवेशों के निकाय के कारण, और या मान के चले n आवेशों के निकाय के कारण भी क्वेश्चन दिया जाता है, तो आप डैश डैश करके क्या कर दोगे? अब उसी प्रकार से कर देते हैं जिस प्रकार से हमें याद करते हैं। तीन आवेशों के कारण आए या चार आवेशों के कारण आए। अब डियर स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। क्या? वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, वर्क डन। वैद्युत घुमाने में जो वर्क डन करता है, किया जाता है, वो आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। उस वर्क डन को हम नेक्स्ट क्लास में लेके आते हैं, जो घुमाने में किया गया कार्य होता है, द्विध्रुव को घुमाने में जो कार्य किया जाता है उसे। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको चाहिए फिजिक्स में 95% प्लस मार्क्स, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। डियर स्टूडेंट्स, आपको इस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ना है। यदि आप इसे इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ोगे तो आप अच्छे मार्क्स लेके आ पाओगे और आपको ये सब्जेक्ट बोरिंग भी नहीं लगेगी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि टॉपिक्स को पढ़ने से पहले ही उसे कठिन मान लेते हैं या हार्ड मान लेते हैं। कोई सब्जेक्ट को भी हार्ड मान लेते हैं कि फिजिक्स है, ये मुझसे याद नहीं हो पाएगी, बहुत कठिन सब्जेक्ट है, तो वे उसमें ही रह जाते हैं, बस ऐसा ही करते रहते हैं। या तो वे अगर ऐसे बोल देते हैं कि ये सब्जेक्ट इतनी कठिन नहीं है, मैं इस पर काबू पा लूँगा, तो वो 100% उस सब्जेक्ट को याद, टाइम लगता पर याद कर लेता। तो डियर स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंग के साथ पढ़िए सब्जेक्ट को और अच्छे मार्क्स गेन कीजिए। बस मेरा आपसे यही कहना है कि आप अच्छे तरीके से इसके नोट्स बनाइए, जो मैं आपको PDF देता हूँ। आपके नोट्स अपने हाथों से बने हुए होने चाहिए, जिससे कि आपके पास जो आपके एग्ज़ाम आएंगे, एग्ज़ाम टाइम पर आप उनको याद कर सको अच्छे तरीके से और फेर सको। तो जिससे आप जो भी क्वेश्चन आए, या जो, पहली बात तो मेरी यही है कि क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। आपके सभी डेरिवेशन हैं, सभी जो एक मार्क्स के क्वेश्चन हैं, वे सभी मेरे नोट्स में से ही आ जाएंगे। बस आप उसको, हमें पता है कि प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन जनरेट होता है 1 मार्क्स का, तो हमें बस उन एक मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उनको अच्छे तरीके से थ्योरी को पढ़ना होगा। मैंने काफ़ी सारी थ्योरी अपने नोट्सों में रख रखी है इसी वजह से, क्योंकि स्टूडेंट्स एक नंबर के क्वेश्चन को गलत ना कर दें, क्योंकि एक मार्क्स का भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है परसेंटेज लाने के लिए या 95% प्लस मार्क्स लाने के लिए। तो हमें ये नहीं सोचना है कि एक नंबर के मार्क्स तो हो जाएंगे। हमें क्या करना है कि हमें ये करना है कि हम चाहते हैं कि हमारे मार्क्स आधा भी ना कटे। ऐसी तैयारी करनी है कि आपका मार्क्स आधा भी ना कटे, काटने के कोई चांसेस भी नहीं हो। अच्छे तरीके से आपको डेफिनेशंस दी गई हैं, आपको डेरिवेशंस कराए गए हैं, तो आप कैसे नहीं कर सकते। आप जो मेरे नोट्स देता हूं मैं उनको याद करिए अच्छे तरीके से, वो बहुत सफिशिएंट नोट्स हैं आपके लिए 95% प्लस मार्क्स लाने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। मैं बस आपकी वीडियो यही समाप्त करता हुआ अब अगली वीडियो में आपका नेक्स्ट टॉपिक लेके आते हैं इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट।